नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। तो संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस श्रृंखला में आज हम शुरू करने जा रहे हैं शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? इस समय 12 अनुसूचियाँ हैं और मूल रूप से कितनी है? मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी। तो 4 अनुसूचियां बाद में संविधान संशोधन के जरिए जोड़ी गई हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं पहली अनुसूची में। तो फर्स्ट अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची में इसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों तथा उनके क्षेत्रों की सूचियां शामिल है। यानी कि भारतीय संविधान में अगर कोई भी संशोधन होता है, किसी भी राज्य का गठन होता है, तो किसी भी राज्य के गठन के मामले में अगर कोई भी संशोधन होता है, किसी के क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है, तो उसको हम किस में डालते हैं? पहली अनुसूची में। और आर्टिकल कौन से हैं? 1 से लेकर 1 और 4 आर्टिकल जो हैं, अनुच्छेद 1 और 4 वो इस संविधान की अनुसूची में हैं। ठीक है। अच्छा, द्वितीय अनुसूची क्या है? द्वितीय अनुसूची में इतना ही याद रखना है आपको कि भत्ते और विशेषाधिकार जो किसके भत्ते? भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपाध्यक्ष, ठीक है, यानी कि उपसभापति, भारतीय राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, भारतीय राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG। ठीक है। इन सभी के जो विशेषाधिकार हैं और भत्ते हैं, उनका जो प्रावधान किया गया है, उसको किस अनुसूची में डाला गया है? द्वितीय अनुसूची में। अब चलते हैं अगली अनुसूची की बात कर लेते हैं, यानी कि तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में क्या है? जो भारत के अधिकारी हैं, यानी कि मंत्री हैं, संसद के जो सांसद हैं, उन सभी की शपथ और पुष्टि इसमें दर्ज की गई है। तो इसमें क्या है? भारत के केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, CAG, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी के बारे में इस अनुसूची में बताया गया है। यानी कि ये किस तरह से शपथ लेंगे, वो सारी शपथ इन अनुसूचियों में दर्ज है। ठीक है। अगली अनुसूची की बात करें तो आती है चौथी अनुसूची में। तो याद रखिएगा कि चौथी अनुसूची में क्या है? इतना ही याद रखिए कि राज्यसभा में, राज्यों की राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान है। जैसे उत्तर प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? 31 हैं। किसी स्टेट में कम होती है, किसी में ज्यादा है। तो हर स्टेट में पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। तो प्रत्येक राज्य की राज्यसभा सीटों का आवंटन इस अनुसूची में दिया गया है। अब अगली अनुसूची की बात कर ले तो कौन सी अनुसूची है? पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। और ये अनुच्छेद कौन सा है? 244 अनुच्छेद इस चीज को डील करता है। ठीक है। अब आते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है? 4 राज्य हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासनिक प्रावधान है। इसको याद रखने का तरीका है ATMM। ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है। ये बहुत ही याद रखने का अच्छा तरीका है। और कभी कभी पूछा भी जाता है कि छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल नहीं है। तो कौन से राज्य शामिल हैं? इसमें 4 राज्य शामिल है। और बहुत सारी परिषदें होती हैं वहां पे। जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के अलग तरीके हैं, उनके अपने अलग कानून हैं। बहुत सारी परिषदें होती हैं नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। तो उन सब चीजों के बारे में प्रावधान किया गया है। अब आते हैं 7वीं अनुसूची में।
तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में क्या है, इसमें क्या दिया गया, 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट दी गई है, यानी कि विषय बताए गए हैं जिन पर कानून बनाया जाता है। तो इसमें कुछ विषय हैं जो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कुछ राज्य सूची के अंतर्गत विषय है जिस पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है, और एक अनुसूची ऐसी है जिसको समवर्ती, कुछ विषय समवर्ती सूची में डाले गए हैं जिन पर राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर संघ का कानून प्रभावी होगा, किसी भी राज्य ने अगर कोई कानून बनाया है, इसके बाद अगर संघ ने कानून बनाया है, तो जो संघ है यानी कि केंद्र सरकार का कानून प्रभावी रहेगा। तो मूल रूप से यूनियन लिस्ट में 97 विषय थे, लेकिन अब जाके ये पूरे 100 विषय हो गए हैं। ठीक है, राज्य में कितने विषय थे, 66 विषय थे। हमने स्कूलों में पढ़ा है, स्कूल की किताबों में 97, 66 और 47। तो 66 से घटकर ये कितने हो गए, 61, और 47 से ये भी घटकर ये बढ़कर कितने हो गए, 52। ठीक है, 52। तो यूनियन लिस्ट में विषय बड़े हैं, स्टेट लिस्ट में घटे हैं, और कंकरेंट लिस्ट में बड़े हैं। ठीक है, तो ये विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। और इस अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 246। अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची है, वो है 8वीं अनुसूची। इसमें क्या दिया गया है, इसमें 22 आधिकारिक भाषाओं के बारे में जानकारी दी गई है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, जिनको नेशनल लैंग्वेज भी बोलते हैं। दोस्तों कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है, सारी भाषाएं क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, हिंदी भी नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो इसमें 22 भाषाएं जो हैं जिनको आधिकारिक भाषाओं की मान्यता दी गई है। आप ये पढ़ लीजिएगा, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, सिर्फ यही क्वेश्चन बनेगा यूपी लेखपाल या जो स्टेट के एग्जाम होते हैं कि कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है। ठीक है, और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, 344 और 351। ठीक है, अब आते हैं अति महत्वपूर्ण अनुसूची है 9वीं अनुसूची। इसमें क्या दिया गया है, इसमें जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कानून दिए गए हैं, और इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। और जो अनुच्छेद है वो 31 बा, ठीक है, हिंदी में देखेंगे तो 31 बा और इंग्लिश में 31 बी। ठीक है, हिंदी में इस तरह से लिखते हैं आ वा सा दा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें कौन सा अनुच्छेद है, 31 बा, ठीक है, यानी कि 31 बी। तो इस अनुसूची में एक जिक्र ये किया गया था कि कोई भी कानून अगर इस अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति उनको अदालत में चुनौती नहीं दे सकता है। लेकिन दोस्तों अब ये ऐसा नहीं है, अब इस अनुसूची से संबंधित किसी भी कानून को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। और इसी के तहत हमारे उच्चतम न्यायालय ने संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस शब्दावली को गढ़ा। वो आपको समझने की इतनी जरूरत नहीं है अभी, यानी कि संविधान का मूल ढांचा, संविधान के मूल ढांचे की परिकल्पना गढ़ी गई, और इसी के तहत अब कोई भी व्यक्ति जाके अदालत में इस कानून को चुनौती दे सकता है। अब आ जाते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को 1985 में 92, ठीक है, 52nd अमेंडमेंट में इसको जोड़ा गया है। और इसमें क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। दोस्तों पहले क्या होता था, कोई भी सांसद या विधायक क्या होते थे, दूसरी पार्टी में चले जाते थे और सरकार गिर जाती। लेकिन अब इतना आसान नहीं रहा है, इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो अगर कोई भी विधायक या कोई भी संसद का सदस्य अगर पार्टी छोड़ता है, दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है, तो दल बदल विरोधी कानून के आधार पर उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 102 और 191 दिए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची।
ये लास्ट की 2 अनुसूचियां हैं जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में ही दिया गया है। क्या? आपके सिलेबस में ही दिया गया पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। पंचायतों के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था इन्हीं अनुसूचियों के तहत लाई गई थी और पंचायती राज व्यवस्था का कानून आया तो ये अनुसूचियां जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। इस अनुसूची में जो ग्राम पंचायतें हैं उनकी शक्तियां, उनके अधिकार, उनकी जिम्मेदारियां, उनका निर्वाचन आदि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और इसमें 29 विषय दिए गए हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, ठीक है। 29 विषय दिए गए हैं 11th शेड्यूल में, ठीक है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है उसको याद रख लीजिए, 243 जी, ठीक है। अब आते हैं अगली अनुसूची पर, जो कि 12वीं अनुसूची है। इसमें क्या दिया गया? इसमें नगर पालिकाओं के बारे में प्रावधान है। जो नगर पालिकाएं हैं उनकी शक्तियां, उनका प्राधिकरण, उनकी जिम्मेदारियां आदि को निर्दिष्ट किया गया है इसमें। और इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, ठीक है। 18 विषय हैं और इस अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया है हमारे संविधान में, ठीक है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो भी क्या है? 243 डब्ल्यू, ठीक है। ये तो दोस्तों आज ये हमने 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अगर अच्छा कंटेंट लगे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। धन्यवाद।